अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की जानिब से महफूज शुदा फैसले सुनाते हुए इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूखी के हवाले से दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बायस दरख्वास्त गुजार अपने हुकूक खो चुका है। अदालत कभी भी ये सूरत हाल नहीं सराहती और इसे जानबूझकर कानून की खिलाफ वर्जी करना समझती है। कानून कमज़ोर और ताकतवर सब के लिए बराबर है। दरख्वास्त गुजार को अब इस अदालत के सामने सरेंडर करना लाजमी है। दरख्वास्त गुजार के रवैये की रोशनी में वारंट गिरफ्तारी महज अंडरटेकिंग की बुनियाद पर खारिज नहीं किए जा सकते। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दरख्वास्त कानून और हकायक के मुनाफी है, लिहाजा अदालत इमरान खान की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद करती है। इससे कबल इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के आगाज़ पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर अदालत को सुनाते हुए वारंट की मनसूखी की इस्तदा की। जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि वारंट गिरफ्तारी इमरान खान की ज़ाती हैसियत में पेशी के लिए है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, इमरान खान तो खुद कह रहे हैं कि वो अदालत के रूबरू पेश होना चाहते हैं, वो कोई इस्तिस्ना नहीं मांग रहे। वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि अदालत के पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन, अदालत अंडरटेकिंग की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नाकाबिले ज़मानत वारंट को मनसूख कर दें। दूसरा ऑप्शन ये कि अदालत श्योरिटी लेकर काबिले ज़मानत वारंट जारी कर दे, जिस पर मोअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि आप जो दलाइल दे रहे हैं वो काबिले ज़मानत वारंट के हवाले से है। जज जफर इकबाल ने दौरान समाअत मजीद रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने कानून के मुताबिक इमरान खान को सीधा अदालत लाना था। इमरान खान को अदालती पेशी पर हरासा करना मुमकिन ही नहीं। गरीब मुल्क है, करोड़ों रुपए वारंट पर खर्चा हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान अब भी सरेंडर कर दें तो मैं IG को ऑर्डर कर देता हूं कि उनको गिरफ्तार ना करें। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के हवाले से भी सवाल उठाए, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस करते हुए समाअत में 12 बजे का वक्फा कर दिया। 12 बजे समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के लॉ ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन के वकील के लाहौर होने के बायस समाअत जो है उसमें 2:30 बजे तक वक्फा करने की दरख्वास्त कर दी, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। 2:30 बजे समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि जो अंडरटेकिंग आज अदालत में आई है वो इससे पहले भी मुतअद्दिद बार आ चुकी है। जनवरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें आ रही हैं। 28 फरवरी को वारंट जारी हुए और 2 बार वारंट को बहाल किया गया। ऐसी सूरत हाल में वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मज़ह का खेस है। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन, इमरान खान के वकला और PTI के रहनुमाओं में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। वकील इलेक्शन कमीशन ने श्योरिटी बॉन्ड पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि ऐसे तो कोई भी आकर मुल्जिम का जामिन बन जाए, यहाँ तो कई टाउट बैठे हैं। जिस पर इमरान खान के वकला और PTI रहनुमाओं ने वकील इलेक्शन कमीशन पर बेवकूफ़ और बच्चा जैसे अलकाबात की बौछार कर दी। इमरान खान के वकील शेर अफजल बोले, इमरान खान के लिए पूरा पाकिस्तान श्योरिटी देने को तैयार है, इसे टाउट्स की क्या ज़रूरत। बाद समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और जिसके बाद सुनाते हुए इमरान खान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मान पाक में ऑपरेशन की मुअत्तली के हुक्म को बरकरार रखते हुए पंजाब पुलिस को किसी भी किस्म का एक्शन लेने से एक बार फिर रोक दिया है और PTI को इतवार को जलसा करने से भी मना कर दिया है। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे तो कोई शादी का प्रोग्राम तय नहीं करता, अगर जलसा करना है तो 15 रोज़ पहले इजाज़त लें, अपने आप को सिस्टम में लेकर आए। सियासी मामला आप दोनों जमातों ने बनाया हुआ है। ना लाहौर हाई कोर्ट और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल करने से रोका है। आपने जो रैली निकालनी है इसका तरीक़ाकार तय करें। IG साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे मिलकर शेड्यूल तय करें, लोगों को सुकून करने दें। पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी बदनामी हो रही है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून एडवोकेट इंतज़ार हुसैन साहब, जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जनाब शोएब शाहीन साहब। इंतज़ार साहब और शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इंतज़ार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये जो इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई आज और अदालत की जानिब से कहा गया कि एप्लीकेशन इज़ नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ एज वेल एज फैक्ट। क्यों नहीं, सवाल वही है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं पेश हो रहे अदालत में? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन मेरे लिए बतौर वकील बहुत ही अफसोसनाक दिन है। एक ऐसे वकील जिनकी 44 साल से ज़ायद प्रैक्टिस है, ख्वाजा हारिस साहब
पाकिस्तान के सबसे सीनियर मोस्ट लॉयर, जिनकी अक्रॉस द बोर्ड ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ना उन्होंने बार पॉलिटिक्स में कभी उस तरह से एक्टिवली रोल प्ले किया है, थॉरली प्रोफेशनल आदमी है। उनके साथ जो रवैया आज रखा गया अदालत की जानिब से भी वो बड़ा अजीब सा था। मैं उसे अब क्या वर्ड उसके लिए यूज करूं। और जो इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से अलकाबात और अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इंतहाई बचगाना उनकी तरफ से हरकतें की, वो मैं जितना इस पे अफसोस करूं, जितना इसको कंडेम करूं, जितना कम है। अब आते हैं दूसरी तरफ, केस की तरफ। के केस के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि खान साहब ने कभी भी इनकार नहीं किया कि वो अदालतों में पेश नहीं होंगे। अब सूरत हाल बदली जब 3 नवंबर का वाकया होता है वजीराबाद में। 3 नवंबर को जिस तरह से सारी दुनिया को मालूम है कि खान साहब के ऊपर गोलियों की जो बौछार की गई और बुलेट इंजरीज उन्होंने जो उनको हुई, उनको हील होते हुए टाइम लगा। उस हीलिंग के दौरान उनकी जो हाजिरी है वो माफ होती रही ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड्स। उसके बाद आप ये देखें कि जो वजीराबाद के हमला करने वाले थे या करवाने वाले थे, उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अभी तक नहीं पकड़ा। वो एट लार्ज हैं, उनके बाहर होते हुए और वो खुले आम फिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बट इंतजार साहब इस केस से मुतालिक तो उनको अदालत में पेश होना है। 13 तारीख को वो पेश हो सकते थे। ऑन दी अदर हैंड वो रैली के लिए वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। 4 एग्जेम्पशंस, 4 ओकेजन्स पर उनको पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्पशंस मिल चुकी है। कब तक वो कोर्ट को फ्लाउट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, इसमें किसी भी जगह पे मैं आपको बताऊं कि इन्हीं स्टेट की अदालतों के अंदर खान साहब के ऊपर तकरीबन 22 जो हैं वो गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए और उनमें जमानत लेने के लिए खान साहब यहाँ पे खुद जाती तौर पर पेश होते रहे हैं। 25 मई के बाद जो एक सिलसिला FIR का शुरू हुआ, उसमें सबसे ज्यादा FIR इस्लामाबाद में हुई और F8 कचहरी के अंदर खान साहब खुद पेश होते रहे। अब यहाँ पे सवाल जो है, देखें, लाइफ जब आपकी लाइफ हो, राइट टू लाइफ सबका राइट है, ये आईने पाकिस्तान आपको गारंटी करता है। और कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए अब कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स को भी देखा जाता है। कोर्ट को सिर्फ अपनी अना के लिए, किसी को पुश करने के लिए, सिर्फ इसलिए किसी ऐसे शख्स की जिंदगी को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। सिक्योरिटी के जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। F8 की कचहरी जिस तरह से है, बट वो तो जज साहब भी कह रहे हैं कि IG साहब को कह दिया जाएगा, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी 18 तारीख को। वो मैं उस तरफ में आता हूँ। वो आपके, मैंने ये जो अभी शो के स्टार्ट में आपने जिस तरह से बताया कि उनको ये कहा गया कि IG साहब उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। IG साहब को ये नहीं कहा गया, IG साहब को ये कहा गया कि आपको गिरफ्तार करके ले आए। अब द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है कि खान साहब ने खुद कमिटमेंट दे रहे हैं। खान साहब की जो रिप्यूट है वो सारी दुनिया जानती है कि खान साहब कितने ईमानदार शख्स हैं। अब खान साहब की रेपुटेशन को एक तरफ रखें, ख्वाजा हारिस साहब जो थारोली प्रोफेशनल है, जब उन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने खुद रिमार्क्स में कहा कि मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैं ख्वाजा साहब से लर्निंग स्टार्ट की थी, तो मेरे लिए आप आइडियल हैं। तो ऐसे शख्स ने जब जिंदगी में पहली बार कभी किसी शख्स के लिए उन्होंने पर्सनल श्योरिटी या गारंटी नहीं दी, जिंदगी में पहली बार अगर कोई ऐसा शख्स गारंटी दे रहा है, अदालत के अंदर आज एफिडेविट जमा करवाया उन्होंने खान साहब के अथॉरिटी के साथ साथ ख्वाजा हारिस साहब ने अपना जाती एफिडेविट जमा करवाया। ये सारी चीजें जो हैं वो इसलिए थी कि लाहौर में जो कुछ हो रहा था, जैसे कानून की वायलेशन हुई है, लाहौर की गलियों में आप सब ने देखा है, मीडिया ने देखा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो कि मुझे बताने की, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बट इंतजार साहब, उसको रोकने के लिए एक इकदाम था कि खान साहब ने कहा कि मैं खुद आता हूं, बजाय इसके कि आप मुझे अरेस्ट करके ले आए। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होते हैं। और जब द पॉइंट इज कि जब कोर्ट के सामने आना है 18 तारीख को, 14 तारीख को आप वहां क्या लेने गए हैं? अब 14 तारीख को अगर आप वहां चले गए हैं तो जो आपने वहां पे जुल्म सितम का बाजार गर्म किया वो सारी दुनिया ने देखा, और उससे अगर बदनामी हुई है तो वो आपकी हुई है। अगर कौमें जो हैं वो जानी जाती हैं। सर, आपसे पूछना चाहूंगी, अंडरटेकिंग कब जमा की गई थी? ठीक सर, आपसे और आवाम के लिए अंडरटेकिंग कब जमा की गई थी? जी, अंडरटेकिंग देखें, कल के इंसिडेंट जो भी हुआ, व्हाटएवर,
मैं उस पर कमेंट नहीं करता। नहीं सर, उससे पहले अंडरटेकिंग जमा कब की गई थी, मेरा सवाल ये है। जी, अंडरटेकिंग तो परसों रात को दी गई। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है चौधरी इश्तियाक साहब, ये भी एक कानून के अंदर प्रोसेस है कि जब आप किसी और जुरिस्डिक्शन में होते हैं तो आप वहाँ के जो SHO हैं, थाने के इंचार्ज हैं, आप उनके पास जाते हैं कि मुझे ये वारंट्स वसूल हो गए हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं 18 तारीख को अदालत के सामने पेश हो जाऊंगा। ये आम प्रैक्टिस है, ये हर रोज होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इस वारंट के अंदर पता नहीं ऐसी क्या खास बात है। इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है, मेलाफटी आप इनकी ये देखें कि ये सिर्फ तोशाखाना में ही गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं। इनके पास 7 और मुकदमात हैं जिसमें वारंट लेने की भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तोशाखाना को आगे रख के और जुडिशरी के कंधे के ऊपर रख के क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं? क्या इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि उनको उन दूसरे मुकदमात के अंदर भी जा सकें? सर अभी नेक्स्ट अब नेक्स्ट पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए सब कुछ हो रहा है। क्या आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की तरफ अब जा रहे हैं? क्योंकि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये ये भी कह रहे हैं कि जज साहब ने अपना माइंड चूंकि वो डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो लिहाजा केस को ट्रांसफर करने पर भी उस ऑप्शन पे सोचा जा रहा है। देखें, अभी इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि केस कहाँ चलेगा या क्या होगा। हम अपनी लीगल जो राइट्स हैं वो महफूज रखते हैं और अपने क्लाइंट इमरान खान के जो जितने भी लीगल राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और बाकी रहा सवाल कि हम इस केस के आज के फैसले के खिलाफ कहाँ जा रहे हैं, इस फैसले के ऊपर कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है। एक तो ऑब्वियस बात है, हम इसको चैलेंज करेंगे हाईकोर्ट में, सुबह कल अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कुछ फरमा रहे हैं। उन्होंने एक कैटेगोरिकली ऑर्डर दिया है, ये उनके ऑर्डर के तहत एक एप्लीकेशन लाई गई है। उनके ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि ट्रायल कोर्ट शैल एक्सेप्ट दी श्योरिटीज। अब जब शैल एक्सेप्ट की श्योरिटीज आ जाता है तो यहाँ पे आगे से वो लाहौर में होने वाले नुकसान की तरफ चला जाए। आप अपने केस तक महदूद रहें, आप अपने केस के बारे में देखें। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं और उससे भी आगे देखें कि कानून के मुताबिक उन्होंने खुद को, कोर्ट ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद को सेटिस्फाई करना था। और यहाँ पे आईजी पुलिस जो इस्लामाबाद है वो जब यहाँ पे अदालत में आता है तो उस जो खान साहब का अथॉरिटी लेटर है उसको दिया जाता है। ऐसे जैसे उसके मुलाजमों को यहाँ पे बैठे हुए कि उसने सेटिस्फाई खुद को करना है। उसका क्या काम है उस लेटर के साथ? वो लेटर कोर्ट के लिए है और सरेंडर कोर्ट के सामने। पुलिस का तो काम ही नहीं है दरमियान में। जब कोर्ट ने एक फैसला कर दिया और कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप एक एप्लीकेशन वहां पे सबमिट करें, तो एप्लीकेशन तो उस ऑर्डर के तहत आई है। अब अगर ये इनको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया है तो ये फिर शायद खुद को चीफ जस्टिस से भी ऊपर समझते हैं। ये सारी चीजें जो है आवाम के सामने रखना और सबको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो उनका कंडक्ट था वो तो खैर उस पर तो मैं नहीं जाता कि उन्होंने क्या कहा। और आखिरी जो लाइन थी उनकी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जब ऑर्डर अनाउंस किया गया कि सबको पढ़ के मजा आएगा। अब कौन सा ऑर्डर है ऐसा जो जिससे कि खून रेजी का दोबारा से खतरा पैदा हो जाए, दोबारा से वो सूरत हाल पैदा हो जाए? उन्होंने पहले खुद कहा कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और ये हुआ और वो हुआ कि दुनिया का सबसे महंगा वारंट, जो कि उनको जरूरत नहीं थी ऐसे सियासी जो बयानबाजी है करने की। अदालत के अंदर केस तक महदूद रहा जाता है। तो बट इंतजार साहब, माजरत के साथ, इमरान खान साहब also has to be वारंट है सर, बट इमरान खान साहब also has to be within the ambit of law। जी, जब आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे महंगा वारंट था तो आपने मजीद उसको महंगा करने के लिए एक और ऑर्डर दे दिया है। जब हम कह रहे हैं कि हम खुद आ जाएंगे, आपको जरूरत नहीं है इतना सब खर्चा करने की, आपको क्यों जरूरत पड़ी हुई है? किसकी माँ पे आप ये खर्चा कर रहे हैं? और अब अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। जब आपको ये कमिट किया जा रहा है कि हम सरेंडर करेंगे, वहां पे वो खुद कहते हैं कि सरेंडर करना है, तो सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि गिरफ्तार होके आना है। हमें अपने कानूनी राइट्स और कानून के मुताबिक जो अवेलेबल रेमेडीज हैं और प्रोटेक्शंस हैं वो हमें लेने का पूरा हक है। हमारा जो आपको मालूम है कि जिस तरह से जमान पार्क को बंद करके रखा गया, लाहौर हाई कोर्ट तक का रास्ता नहीं दिया जा रहा कि वहां जाकर कोई कानूनी तौर पर, क्या इमरान खान को हक हासिल नहीं है? क्या इमरान खान 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से नहीं है कि वो जो है अपने जो दूसरे पाकिस्तानियों को जो राइट्स हासिल हैं वो अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर सकें? क्या प्राइम मिनिस्टर होने का
है कि जो आम लोगों को सर बिल्कुल हासिल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको आइन ने दिए हुए हैं वो उनके इन्फ्रिंज हो जाएं, वो उनको उनसे आप वही छीन लें। ये चीजें जो हैं ये सब अदालतों ने देखी हैं। बिल्कुल तो हम सही है। अदालतों के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। और सर अदालत जो है वो उन्होंने कह दिया है कि अरेस्ट वारंट्स को एग्जीक्यूट करना है, जो कि पुलिस की जिम्मेदारी है। सो उसकी भी कंप्लायंस को इंश्योर करना इस वक्त पुलिस का काम है, पुलिस की ड्यूटी है। तो लिहाजा इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि जी पेश हो रहे हैं वो 18 तारीख को इन एनी केस। जी देखें, इमरान खान साहब ने खुद कमिट किया है, वो खुद ये कह रहे हैं, लिख कर दिया। ओरिजिनल लेटर आज हमने प्रोड्यूस किया बिफोर द कोर्ट, वो एप्लीकेशन के ऊपर उनके ओरिजिनल सिग्नेचर मौजूद थे। अब जब ये एक मकसद है कि आपने केस के अंदर एक मुल्जम की या अक्यूज की जो है वो अटेंडेंस को प्रिक्योर करना है, ये वारंट की ऐसा वारंट नहीं है कि आपने किसी को सजाए मौत पे चढ़ाना है। अब पर्पस इसका यही बताया गया है टू इंश्योर अटेंडेंस, ये कि अटेंडेंस होनी है। तो जब वो कमिट कर रहे हैं कि मैं खुद अटेंड करूंगा, मैं आ जाऊंगा, आपको मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, तो वो कोई ऐसे शख्स तो है नहीं को जो मुल्क से भाग जाएगा। उन्होंने बारहा कहा है कि मुझे आप ईसीएल में डाल दें, मैं तो पाकिस्तान से बाहर जाना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। तो जब ये सब चीजें सामने मौजूद हैं तो ये जिद क्यों है कि गिरफ्तार करके ही लाना है? ये किसको खुश करने के लिए है ये चीज? सर क्योंकि रेजिस्टेंस भी नजर आ रही है वहां पर। सपोर्टर्स आपने जो लाहौर के जमान पाक का आपने जो हवाला दिया उसमें रेजिस्टेंस नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंतजार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, जो कि आपने देखा है असद उमर साहब की भी स्टेटमेंट मंजर आम पर है, यास्मीन राशिद साहिबा की भी वो ऑडियो लीक जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। मुख्तलिफ आरा जरूर पाई जाती है, जो कि इमरान खान साहब को ये भी मशवरा दिया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने खुद भी कहा मैंने बैग जो है वो रेडी रखा हुआ था, मैं तो गिरफ्तारी दे रहा था, लेकिन फिर उनकी लीगल टीम ने मशवरा दिया कि अभी लीगल ऑप्शंस मौजूद है उनके पास और वो सरेंडर इस तरह ना करें। तो लिहाजा अदालत में पेशी जब नहीं हो रही है तो इस किस्म के चीजें सूरत सामने आ रही है। बहरहाल थैंक यू सो मच इंतजार साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। माहिर वकील इमरान खान, एडवोकेट इंतजार हुसैन साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, बल्कि ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पे ये जरूर बताती चलूँ कि राना सनाउल्लाह साहब के भी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स उनके भी इशू हुए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला की, उन्होंने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला उनके जारी किए हुए हैं। और ये उनको पुलिस को ऑर्डर्स है इस अदालत की जानिब से कि वो उनको प्रोड्यूस करे बिफोर द कोर्ट बाय मार्च 28 मार्च तक उनको प्रोड्यूस करने के। लेकिन तमाम फोकस जो है इस वक्त नज़र आ रहा है साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से, और वो अरेस्ट वारंट्स की कंप्लाइंस को लेकर आज इसी हवाले से सवाल भी किया गया था ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो आईजी साहब है पंजाब के वो बैठे हुए थे और उनसे सवाल जब किया गया तो उन्होंने वो सवाल ही गोल कर दिया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात गए इजाफे के रद्द-ए-अमल में सख्त तनकीद पर मबनी जो बयानात आपने सुने, ये बयानात हैं तो पीडीएम क़यादत के, लेकिन फ़र्क सिर्फ हुकूमत और ऑपोजिशन का है। ऑपोजिशन में हो तो कीमतों में किया गया हर इजाफा डकैती और माफिया के साथ मिली भगत का नतीजा मालूम होता है, लेकिन हुकूमत की कुर्सी पर बैठने के बाद इसे मुश्किल फैसलों का नाम दे दिया जाता है। हुकूमत का तुर्रे इम्तियाज तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर मामूली सी भी कमी करनी हो तो दर्जनों वुज़रा बैठकर एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग देते हैं, लेकिन अगर कीमतों को अगर उसमें इजाफा भी करना हो तो रात गए खामोशी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। वफाकी हुकूमत ने आज रात गए पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपए इजाफा कर दिया है, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपए जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 293 रुपए तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता बरस पीडीएम के इक़्तिदार में आने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के दौरान मरियम नवाज साहिबा ने अवाम से जो वादा किया था, जरा मुलाहिजा कीजिए। शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर $1 भी कीमत कम होती है ऑयल की तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा ऑयल की प्राइसेस नीचे लाने में। मरियम नवाज के वादे के मुताबिक तो आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होनी चाहिए थी क्योंकि गुज़िश्ता रोज तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 6.5% तक की कमी रिकॉर्ड की गई और आलमी मंडी में तेल की कीमतों के मजमूई ट्रेंड की बात करें तो वो भी मुसलसल गिरावट का शिकार है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख
तारीखी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। जहां एक तरफ मुल्क के माशी अशारिया बदतरीन बहरान और वफाकी हुकूमत की नाकामी की दास्तान सुना रहे हैं, वहीं हुकूमत IMF हुकाम को भी कायल करने में नाकाम नजर आ रही है। IMF ने शराइत और उसके ऊपर भी शराइत के बावजूद भी वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तय किए। मुज़ाकरात में मजीद शराइत तय की गई, फिर तयशुदा शराइत पर भी मजीद शराइत आयद की गई। उन पर मिनून अमल दरामद के बावजूद भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से तहरीरी यकीन दहानी जा रही है। IMF की शराइत के मुतालिक आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्या कहना था, मुलाहिज़ा कीजिए। IMF के साथ जो नेगोशिएशन है, बला खौफ तरदीद कह सकता हूं, तमाम कड़वी, शदीद कड़वी और बहुत ही कड़वी शराइत पूरी कर दी है। जब ये शराइत पूरी हो चुकी हैं तो हमें अगले चंद दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और फिर बोर्ड में मामला जाना चाहिए। माशी तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत के IMF के साथ तवील तरीन मुज़ाकरात और तमाम शराइत पर अमल दरामद के बावजूद मजीद शराइत दरअसल आलमी इदारों का इस हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है। वफाकी हुकूमत के साथ IMF के मुज़ाकरात पर पहले से मौजूद शकूक व शुबात में उस वक्त इजाफा हुआ जब हुकूमत की इत्तेहादी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने सवाल उठाया कि IMF के साथ मुज़ाकरात में हमारे एटमी हथियारों के मुतालिक क्या गुफ्तगू की जा रही है, क्या हमारे जौहरी हथियार महफूज है। उन्होंने मुतालबा किया कि IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात के मुतालिक वफाकी हुकूमत ऐवान को एतमाद मिले। सेनेटर रजा रब्बानी के मुतालबे पर हुकूमत ने पहले तो चुप साधे रखी, लेकिन आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसाक डार को इसका जवाब देना पड़ा। आज वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो के मामूल के दौरे को मनफी रंग दिया जा रहा है। हमारा एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज, फुल प्रूफ और किसी भी दबाव से आज़ाद है। इसके साथ ही आज वजीर खजाना इसाक डार ने भी सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा और किसी को भी यह हक नहीं कि पाकिस्तान बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। यहाँ अवाम और अपोजिशन क़यादत वफाकी हुकूमत से ये सवाल पूछने में हक बजानिब है कि ये हालात इस नहज तक पहुँचे कैसे। पार्लिमानी जमहूरियत की रिवायात का अलमबरदार बनने वाला PDM इत्तेहाद IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात को पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस लाने से क्यों गुरेजा रहा। मुल्क की ताजर बरादरी को अपने मसाइल के हल के लिए आर्मी चीफ से मुलाकात क्यों करनी पड़ती है। वजीर खजाना सरमायाकारों, सनतकारों और ताजरों की पहुंच से दूर क्यों हैं और मुल्क की गरीब आवाम को IMF की शराइत के मुताबिक मुश्किल फैसलों का अजाब कब तक झेलना पड़ेगा। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें अकील करीम डेडी साहब, चेयरमैन AKD ग्रुप। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अकील साहब, सबसे पहले तो वजीर ख़जाना इसाक डार साहब और एक तासुर जो ये उभर रहा है वो ये है कि ताजिर बरादरी और ताजिर जो कम्युनिटी है उनको अपने मसाइल के हल के लिए आर्मी चीफ की तरफ देखना पड़ रहा है। हाल ही में मुलाकात भी आर्मी चीफ से हुई। वजीर ख़जाना क्यों इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी से दूर नजर आते हैं और क्या जो पॉलिसीज तश्कील दी जा रही हैं उसमें मशावरत की जा रही है बिजनेस कम्युनिटी से, क्योंकि आज को इंटरेस्ट रेट्स भी 20% पे पहुंचे हुए हैं, मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, पावर टैरिफ्स, गैस टैरिफ्स तमाम में इजाफा, तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो किस तरह से आगे ग्रोथ की तरफ जाएगा। देखें, जो अभी बातें की है, मैं आपकी बात से इसलिए नहीं करता कि इस वक्त सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमारे डेफिसिट बढ़ गए, हमारे ऊपर डेट सर्विसिंग का बोझ बहुत बड़ा है। अभी भी हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। अगर आज हम ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट हमारी मदद करे तो ये तो हमें भी सोचना है कि अगर हम इसी तरह गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते रहे तो ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। हमें अब हकीकत पसंद बनना होगा। IMF आप टफ टाइम जो दे रहा है वो गलत नहीं दे रहा। आप सालों साल से बजट लॉस में नहीं चल रहे हैं, तो आखिर कब जाके हम अपने आप को जगाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त गवर्नमेंट वाले जो डिसीजन ऑलरेडी काफी चुकी है तो रह गए, उनको लेने चाहिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, क्योंकि IMF से अगर आपको पैकेज नहीं मिलता तो आपको ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, आपके रुपये में ज्यादा वीकनेस आएगी। तो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अभी भी पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी ऐसे नहीं है कि कोई इनके साथ बुरे जा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त बहुत ज्यादा पैसे किसी ने नहीं कमाए होंगे, लेकिन ये भी नहीं हो रहा कि वो
लेकिन इन हालात में अकील साहब, कथा कलामी की माफ़ी, लेकिन इन हालात में आपको लगता है कोई सरमायाकारी मुल्क में करना चाहेगा? एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ आपने भी जिस तरह जिक्र किया कि IMF जो है, और हम क्योंकि अभी तक वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ नहीं, मतलब उसमें कोई पेशरफ नजर आई है, एक डेडलॉक बरकरार है। IMF अगर हमारे साथ बड़ा इस वक्त सख्त पेश आ रहा है तो कुछ न कुछ काम तो हमारे भी करने के थे, जो 10-11 माह में, और शायद इसाक डार साहब के आने के बाद उनको लग रहा था कि जी हम शायद खुद भी मैनेज कर सकते हैं, और वो उनके जो बयानात थे कि जी अगर IMF की मिन्नतें नहीं की जाएंगी, तो अभी तो लिटरली लग रहा है कि मिन्नतें की जा रही हैं। मेरा ख्याल है ये अल्फाज गलत है, हमें नहीं कहने चाहिए। IMF आपको पैसे दे रहा है ना, वो आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आपके इन पैसे लेने से क्या आपकी कंडीशन बेहतर होगी, नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि अगर आज हम आपको पैकेज दे रहे हैं, उसके बाद भी आप इसी तरह नेक्स्ट पैकेज देने के लिए खड़े होंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है इसका। वो हमें डिसिप्लिन करना चाहता है और हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है। दूसरी जो बात आपने की कि साहब ने और इस्माइल साहब ने काफी टफ डिसीजन ले लिए। अब जो डिसीजन है वो बहुत माइनर है और वो माइनर डिसीजन को लेना चाहिए। किसी भी सूरत में मैं ये नहीं कहूंगा कि ना ले। मुश्किल टाइम है। मुश्किल टाइम किस पे? गरीबों पे है, लोअर क्लास पे है, मिडिल क्लास पे है, जो हाथ भी नहीं फैला सकते। उनके लिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा। अपर क्लास के लिए कोई चीज देने के लिए मुल्क के पास नहीं है। हम सबको आगे आना पड़ेगा, कुर्बानी देनी होगी। अगर देंगे तो नुकसान होगा और ये सिचुएशन कोई आपकी अपनी नहीं है, पूरी दुनिया की एक कंडीशन है। पूरी दुनिया में इस तरह क्राइसिस आए हुए हैं। तो आप तो बहुत में आप तो अभी भी अपने मसले हल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त महंगाई है, इस महंगाई से भी हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन एक ही सूरत में कि आप IMF की बात माने। अगर आप ये कहेंगे कि IMF टफ डिसीजन दे रही है तो टफ डिसीजन पाकिस्तान के लिए दे रही है। सर, ये पाकिस्तान के लिए टफ डिसीजन दे रही है, लेकिन IMF की बात मानते हुए ही तो हम इतनी महंगाई देख रहे हैं एज अ रिजल्ट टू दैट, जो आवाम भुगत रहे हैं। कह रहा हूँ ये जो महंगाई, ये महंगाई दुनिया में। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम डेडी साहब, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। तोशाखाना की तफसीलात से बहुत सी ऐसी चीज़ें आवाम के लिए खुलकर सामने आ गई हैं जो इससे कबल एक मुअम्मा थी। तोशाखाना को लेकर सियासी मुखालफीन पर कीचड़ उछाली जाती और घड़ी चोर की गर्दान करते हुए जबानें थकती ना थी। तोशाखाना से कम कीमत पर तहाइफ खरीदने के भी ताने मारे जाते और आवाम में एक ऐसा बयानिया पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे हम खुद तो दूध के धुले हैं, लेकिन हमारा सियासी मुखालिफ ना सिर्फ चोर है बल्कि सारा तोशाखाना लूट कर अपने साथ ले गया है। वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा। इमरान खान जिसका नया नाम है तोशाखाना खान। तोशाखाना यानी कि दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान बैतुल माल को वो लूट कर खा गया। तोशाखान, तोशाखोर, तोशाखोर, तोशा चोर, तोशा खान, बोलो तोशा खान, तोशा खान, तोशा चोर। कभी कोई घड़ी चोर वज़ीर आज़म नहीं, जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा। इमरान न्याजी साहब, आपको बैरून मुल्क जो तोहफे मिले हैं उनकी तफसील बता दें। आप बता नहीं रहे। जो शख्स गैर मुल्की तोहफे खा जाए वो सादे कमीन कैसे हो सकता है? ना आपने घड़ी छोड़ी, ना कोई गाड़ी छोड़ी, किसी ने कपड़े दिए तो वो ना छोड़े, जो कुछ भी दिया गया आपने नहीं छोड़ा। लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार और सादक और अमीन था। 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी के अंदर लोगों का खाना खाना किसे बेची? सऊदिया ने कहा 500 से बड़ा चोर है और ये करना वो तोहफे जो एक हुक्मरान होने की हैसियत से आपको मिले, उन तोहफों को आपको रखने का इख्तियार था। आज उसकी कच्ची रसीद को कौन मनी ट्रेल मानेगा और क्यों मानेंगे मनी ट्रेल हम उसकी? टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा, खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। अरबों के तोहफों की कीमत लाखों में लगवा के उनको घर ले जाया गया है या बेचा गया है। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस। छोटी छोटी चीजें, गुलदान, कालीन, एस्ट्रे, पेंटिंग्स, फ्रेम, ट्रक का मॉडल है, आईफोन से तो रिश्वत की शुरुआत होती है। तोशाखाना से किसने कितनी घड़ियां ली और तोशाखाना से कौन क्या क्या ले उड़ा, इसकी तफसील हम आपके सामने रखते हैं।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 9 घड़ियां हासिल की, जबकि उनके साहबजादे हुसैन नवाज ने भी तोशाखाना से 2017 में एक घड़ी हासिल की। इसके अलावा मरहूम कुलसूम नवाज साहिबा ने भी तोशाखाना से घड़ियां, नेकलेस और दीगर कीमती तोहफे हासिल किए। घड़ियों के अलावा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने तोशाखाना से दीगर तोहफे में कारपेट, टी सेट, पेन, कफलिंग जैसे तोहफे के साथ साथ एक गाड़ी भी ली, जो तोशाखाना के उसूल और जवाबित के हवाले से दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक खिलाफ कानून है, क्योंकि तोशाखाना कवानीन के मुताबिक तोशाखाना से गाड़ी खरीदने की ममानियत है। गाड़ी खरीदने वालों की फहरिस्त में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम भी शामिल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तोशाखाना से 3 गाड़ियां हासिल की। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तोशाखाना से 5 घड़ियां कौड़ियों के दाम हासिल की। इसके अलावा शीट, शो पीसेस, कारपेट, टेबल सेट जैसी मामूली चीजें भी अपने साथ ले गए। सेनेटर इसाक डार ने भी बेती गंगा में खूब हाथ धोए और तोशाखाना से 4 कीमती घड़ियां सस्ते दाम ले उड़े। कीमती घड़ियों के अलावा इसाक डार ने भी कारपेट, बेडशीट और डेकोरेशन पीसेस तोशाखाना से हासिल किए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो इमरान खान को तोशाखाना खाली करने का ताना तो देते रहे, लेकिन खुद भी कुछ कम नहीं थे। बिलावल ने तोशाखाना से कोई घड़ी तो ना ली, अलबत्ता मुफ्त में मिलने वाली बहुत सी चीजें अपने पास रख ली, जिनमें गुलदान, अरबी कहवा और टी सेट शामिल हैं। इसी तरह साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और उनके अहले खाना 13 कीमती घड़ियों के अलावा डेकोरेशन पीसेस, पिस्टल्स, खंजर और मोबाइल फोन्स तक तोशाखाना से ले गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भी तोशाखाना से घड़ी लेने के हवाले से बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से एहसन इकबाल ने खुद तोशाखाना से 2 घड़ियां हासिल की, एक अपने लिए और एक अपनी अहलिया के लिए, वो भी कम कीमत पर। यही एहसन इकबाल तोशाखाना की तफसीलात मंजर आम पर आने से कबल कम कीमत तोहफे लेने को मुनासिब नहीं समझते थे। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। तोशाखाना की तफसीलात सामने आने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के घड़ी चोर वाले बयानिए को न सिर्फ दफन कर दिया, बल्कि इस बात का भी एतराफ़ किया कि क्या तोशाखाना से ली जाने वाली घड़ियां अब उनके पास मौजूद ही नहीं। में जो कुछ होता है ये तोशाखाना, ये पाकिस्तान हुकूमत की मलकियत नहीं होता। बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफे थे वो तोशाखाना में आते थे, वो खत लिखते थे कि ये तोहफे आपके नाम से आए हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत नहीं है, हम उसमें से 20% चाहते हैं, जो भी हम वैल्यू असेस करेंगे। तोशाखाना वैल्यू असेस करता है, वो कहते हैं 20% आप रकम अदा कर दें, ये आपका हो जाएगा। मेरे पास इन तोहफों में से कोई तोहफा नहीं है, मैंने सब आगे दे दिए। नाज़रीन, तोशाखाना के इसी बयानियों को बुनियाद बनाकर इमरान खान के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था और इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस पर 21 अक्टूबर 2022 को फैसला सुनाते हुए इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63 की झेली शिक 1P के तहत नाअहल करार दिया था। हैरत अंगेज तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कानून के मुताबिक 3 माह में इस रेफरेंस पर फैसला कर दिया गया, लेकिन तोशाखाना से गाड़ियां लेने का केस ताहाल एहतसाब अदालतों में जू का तू पड़ा हुआ है और अपने अंजाम का मुंतजर है। तोशाखाना की इस तफसील में यह बात रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 1 और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 3 गाड़ियां तोशाखाना से खिलाफ कानून हासिल की। इससे भी ज्यादा तवज्जो तलब बात यह है कि आसिफ अली जरदारी के जाहिर करदा असासों में जो गाड़ियों की कीमत दर्ज है वो तोशाखाना में की जाने वाली अदायगियों से मुताबिकत भी नहीं रखती। तोशाखाना रिकॉर्ड के एक BMW सिक्योरिटी वर्जन मॉडल 2008 और टोयोटा लेक्सस सिक्योरिटी वर्जन की कीमत 1,61,72,000 रुपए अदा की, जबकि आसिफ अली जरदारी ने अपने असासों में इन दोनों गाड़ियों की कुल कीमत 3,77,00,000 से जायद जाहिर की, जो कि वाज़े तौर पर अदा की गई रकम से जायद है। इसी तरह साबिक सदर ने तोशाखाना से हासिल की जाने वाली एक और BMW सिक्योरिटी वर्जन मॉडल 2004 तकरीबन 41 लाख रुपए की अदायगी करके हासिल की, जबकि अपने असासों में इस गाड़ी की कीमत 1,97,37,000 जाहिर की, जो कि उनकी जानिब से तोशाखाना में अदा की जाने वाली रकम से ज्यादा है। अब देखना यह है कि जिन लोगों ने भी तोशाखाना से तहफ़ हासिल किए, क्या ये तहफ़ अब भी उनकी तफसीलात एक तो इलेक्शन कमीशन और FBR में जाहिर उन्होंने किए या नहीं, और ये तहफ़ जिन जिन ने लिए क्या उनके पास अब भी ये तहफ़ मौजूद है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या फिर स्पीकर कौमी असम्बली इन लोगों के खिलाफ भी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एक्शन लिया जाएगा? इस तमाम सूरत हाल पर नाज़रीन मेरे जहन में एक शेर ही आता है जिस पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी।
इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।